इस पोर्शन में अब हम चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे हैं और ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। टॉपिक है कॉर्पोरेट फेलियर के ऊपर। टॉपिक क्या है? कॉर्पोरेट फेलियर। इसको समझाने के लिए, कॉर्पोरेट फेलियर को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके साथ आना पड़ेगा ACCA के एक स्टूडेंट जनरल पे। आप कहोगे है तो इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा समझाया। हाँ, इंस्टीट्यूट ने अच्छा समझाया, मगर मुझे लगता है थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज मिलेगा अगर आप ये ACCA के स्टूडेंट जनरल को रेफर करोगे। कुछ गलत चीज तो नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, मैंने आपके टाइनी यूआरएल वाले लिंक पे डाल ही रखा है, इसको देखो, बहुत मजेदार है। और अगर किसी को नहीं मिल पाता किसी वजह से तो गूगल कर लेना, 2 मिनट में मिल जाएगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छा इन्होंने पेपर लिखा था। अब क्या है, देखिए, इन्होंने कहा कि देखो, समझाना क्या शुरू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है, बिजनेस फेल होता है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या किसी भी तरीके से उस बिजनेस के बैंकरप्ट होने से पहले, बिजनेस के फेल होने से पहले हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फेल होने वाली है? लॉजिकल क्वेश्चन तो है। अगर मुझे पहले से थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो मैं कैटास्ट्रॉफी तो काफी कुछ हद तक बचा सकता हूं। जैसे आप अपने आप को शेयर मार्केट के हिसाब से सोचिए, मैंने पैसे लगाने, मुझे अगर ये पता चल जाए ये कंपनी डूबने वाली है तो क्या मैं उसमें पैसा लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा ना। तो इस हिसाब से, तो इस चैप्टर का जो हम अपनी जिंदगी में जब तक हम एक अच्छी पोजीशन पे नहीं आते, क्योंकि 7S या कितनी भी जगह कोई भी चीज जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मैकेजी 7S वगैरह, वो तो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब थोड़ा सा हमारा लेवल अच्छा हो जाएगा। इनिशियल जॉब्स में तो नहीं हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस फेलियर की, कॉर्पोरेट फेलियर की, उस समय हम बात कर रहे होते हैं ऐसी चीज की जो हम लोअर लेवल पे, जो हम अपनी आम जिंदगी में बहुत कॉमन देखते हैं। हमारी SCPM जो है वो टिपिकली कब यूज में आता है? जब हम एक एटलीस्ट मिडिल लेवल मैनेजर बन जाए, तब जाके हमारे को समझ में आना शुरू होता है कि अच्छा, इतना जबरदस्त रोल है SCPM का लाइफ में। अदरवाइज ये टॉपिक तो हर जगह काम में आएगा। अब हुआ क्या, ये लोग बैठ के यही सोच रहे थे कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो कुछ मॉडल्स आए। मॉडल्स कैसे आए? कॉर्पोरेट फेलियर के ऊपर कुछ मॉडल्स आए, क्वांटिटेटिव मॉडल भी आए, क्वालिटेटिव मॉडल भी आए। आपने का क्वांटिटेटिव मॉडल भी है, क्वालिटेटिव मॉडल भी है। जी हाँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो भी स्टूडेंट जनरल है, इसको भी रीड करिएगा और इंस्टीट्यूट की बुक को भी रीड करिएगा। दोनों ने काफी अच्छा लिखा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है और आपको एडेड एडवांटेज देगा इंस्टीट्यूट की बुक के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, बहुत छोटा सा 2-3 पेज का है, बस आराम से पढ़ लोगे यार, 2-3 पेज का है। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि सर जनरली हम क्या लेके चलते हैं आपके हिसाब से? कॉमनली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या होते हैं फेलियर के? आपने कहा प्रॉफिटेबिलिटी लो हो एसेट्स के कंपैरिजन में, रिलेशनशिप में। आपने कहा लो इक्विटी रिटर्न हो, डिविडेंड है कैपिटल का। पुअर लिक्विडिटी हो, गियरिंग मतलब डेट इक्विटी वगैरह का रेशियो, हाई वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम हो, इनकम एक जैसी ना हो, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। हम टिपिकली ये लेते हैं, टिपिकली हम ये सोचते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। अब इन सब चीजों को सोचते हुए सिर्फ हम ही नहीं सोच रहे थे, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर थे, ऑर्गेनाइजेशन गलत बोल दिया, वो भी ये सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। तो विलियम बीवर ने क्या सोचा 1966 में, उसने एक रेशियो बेस्ड मेथड निकाला, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब एक ही वेरिएबल था। अरे सर, यूनिवेरिएट मतलब बाइवेरिएट या और मल्टीवेरिएट भी आने वाला है? बिल्कुल, मतलब कई सारे वेरिएबल्स आएंगे। सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? अरे बड़ा सिंपल है, जैसे x प्लस 4y इज इक्वल टू 30, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। ओ अच्छा, ये वेरिएबल होते हैं सर। हाँ, तो सर ये क्या है? मैंने कहा जैसे ये हो सकते हैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, बन गए 2 प्रोडक्ट्स, वेरिएबल बन गए। ओ सर फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 2 चीजें एक चीज है। तो उसने क्या किया, उसने जो डिसाइड किया कि मैं कोशिश करूंगा प्रिडिक्ट करने की कॉर्पोरेट फेल तो नहीं हो रही, उसके लिए उसने सोचा कि मैं एक ही वेरिएबल लेके चलूंगा।
ठीक है, उसने क्या सोचा, एक ही वेरिएबल लेके चलूंगा, और उसने क्या किया, बताता हूं, कैश फ्लो टू टोटल डेट का उसने ये लेके चला। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, उसने कुछ कट ऑफ पॉइंट वगैरह आइडेंटिफाई किए, उसने कुछ कट ऑफ पॉइंट वगैरह जब आइडेंटिफाई किए, जैसे उसने नोटिस भी किया कि देखो यार, इसने ये लेजेंड्स लिखे हुए हैं कि देखो कुछ कंपनीज जो फेल नहीं हुई वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी, जो फेल हो गई उनका इस तरीके से बिहेवियर था। दिख रहा है आपको, उसने कुछ कट ऑफ पॉइंट वगैरह आइडेंटिफाई किए, लेकिन इसमें मिस क्लासिफिकेशन का खतरा था। किस चीज का खतरा था, मिस क्लासिफिकेशन। आपने कहा मिस क्लासिफिकेशन का खतरा कैसे, दो तरीके के एरर हो सकते हैं। देखो, जब हम कॉर्पोरेट फेलियर डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला होता है टाइप 1 एरर। अब ये क्या होता है, आप कहते हैं कि यार एक फेलिंग फर्म, मतलब एक ऐसी फर्म जो फेल होने वाली है, उसको हमने गलती से मान लिया कि ये फेल नहीं होगी। ये गलती हो सकती है नहीं, सोचो, मतलब हमने क्लासिफाई गलत किया, इसको क्या बोलते हैं, मिस क्लासिफिकेशन। दो तरीके के एरर होते हैं। पहला एरर क्या बोला मैंने, एक फर्म डूबने वाली थी, लेकिन मेरे को लगा मेरे जो सिर्फ, क्योंकि मैं यूनिवेरिएट ले रहा हूं, सिर्फ मैंने क्या लिया यहां पे, कैश फ्लो टू टोटल डेट, उसके हिसाब से, मतलब मैंने रेशियो निकाल दिया कैश फ्लो ओवर अपॉन टोटल डेट, जो भी परसेंटेज आ रहा है उसका कट ऑफ पॉइंट बोल दिया कि अगर ये कट ऑफ पॉइंट रीच कर रहा है तो सेफ है, ये नहीं रीच कर रहा तो ये अनसेफ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने कहा कि सर इफ आई एम थिंकिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो दो एरर हो सकते हैं। पहला मिस क्लासिफिकेशन एरर होगा कि फेलिंग जो हो रही, फेल होने जा रही है फर्म, लेकिन मैं उसको क्या क्लासिफाई कर दूं, ये फेल नहीं होगी। और दूसरा क्या हो सकता है, आपने कहा कि सर दूसरा हो सकता है एक नॉन फेलिंग फर्म को मैं क्या क्लासिफाई कर दूं, फेलिंग फर्म। तो आपने कहा अच्छा, ये टाइप 2 एरर है। अब देखो मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने अच्छा तो समझाया, लेकिन यहां थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है इंस्टीट्यूट थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता था। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, सीधा टाइप 2 यहां लिख दिया। आगे जब पढ़ेंगे, इन्होंने टाइप 1 वगैरह के बारे में नहीं बताया, सीधा टाइप 2 लिख दिया। आपको एक ही जगह लिखा और सीधा टाइप 2, टाइप 1 वगैरह नहीं बताया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो ये जो आपके पास मैंने स्टूडेंट जनरल दिखा रहा हूं, इसने ज्यादा बेटर होगी, इसीलिए कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा नहीं, बट इसने थोड़ा क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छे से समझाया ताकि आपको बात भी समझ में आए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अच्छा, कि यार आ, हमने हमने क्या किया, उसने सैंपल साइज कैसे लिया था, बीबर ने 79 फेल्ड फर्म्स उठाई, 75 नॉन फेल्ड उठाई। प्रिडिक्टिव पावर किसके बेस पे बनाया, 30 रेशियोज के बेस पे। और उसने क्या सोचा कि सबसे बढ़िया रेशियो उसकी कौन सी है जो प्रिडिक्ट कर सकती है, उसने सोचा कैश फ्लो टू टोटल डेट। और उसने पाया कि इसमें उसको सक्सेस मिली, उसको पता चला 78% ऐसी फर्म्स थी जिनका ये सक्सेस, मतलब जिन जो कि जो उसने कट ऑफ सोचा था कि 78 फर्म्स इस कैश टू डेट रेशियो के हिसाब से फेल हो रही थी, उसने ये पाया। अच्छा, तो आपने कहा कि सर बैंक्रप्सी से पहले इंडिकेट कर रही थी उनका रेशियो बिगड़ना शुरू हो चुका था। सिंपल तो था ये मेथड, सिंपल तो था, आप भी मानोगे, लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम थी, इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम थी। आप यहां पे सिर्फ एक रेशियो के बेस पे क्लासिफाई कर रहे है या नहीं, प्रॉब्लम खुद सोचो। आपने कहा कि सर इसमें मिस क्लासिफिकेशन की गलती तो हो ही सकती है, और सेकंड चीज,
आप कैसे सिंगल रेशियो के बेस पे चल सकते हो? आपने कहा कि सिंगल रेशियो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जरूरी हैंडल कर पाए, तो ये भी गड़बड़ थी। आपने कहा बात तो सही है सर। नेक्स्ट, आप जो कट ऑफ पॉइंट बोल रहे हो, जिसके बेस पे आपने जो सैंपल लिया उसके बेस पे जो कट ऑफ पॉइंट बनाया, जो भी बनाया आपने, वो एक्स पोस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था ना, एक्स एट डी एक्स पोस्ट, मतलब ये पास्ट के बेसिस पे। आपने कहा कि सर फ्यूचर में जरूरी नहीं पास्ट पूरी तरह वैसे के वैसे ही चले, प्रिडिक्शन वैसे ही चले जो पास्ट में रह चुके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, इसके चक्कर में हमने क्या सोचा, मल्टीवेरिएट अप्रोच लेके आने की। मल्टीवेरिएट मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल। मल्टीवेरिएट मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा वेरिएबल। आपने कहा बात तो सही है सर। अब आपने कहा कि सर एक से ज्यादा वेरिएबल किस तरीके से हो सकते हैं, इस चक्कर में बहुत सारे लोग आ गए बीच में। उन्होंने कहा देखो, बीवर के साथ साथ ऑल्टमन आया। ऑल्टमन ने 1968 में एक मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस निकाला। मल्टी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, उसमें क्या हुआ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो किया गया। और ये क्या बोल रहा हूं मुझे मालूम है, थोड़ा मैथमेटिकली आपको अजीब सी लाइन लग रही है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कई सारी रेशियो इन सिंपल टर्म्स में ले लिया, और उसके बेस पे उन्होंने कॉर्पोरेट फेलियर मॉडल निकाला। और ये मॉडल आगे बहुत काम में आने लगा। आपने कहा इस मॉडल में क्या हुआ सर? मैंने कहा देखो, इन्होंने एक Z या Z स्कोर निकाला। Z जनरली ब्रिटिश इंग्लिश होती है, Z अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो ये जो मल्टी डिस्क्रिमिनेंट आपका मॉडल था, ठीक है ना, आपने कहा ये मल्टी डिस्क्रिमिनेंट जो एनालिसिस था, इसमें आपने क्या किया, एक इन सबके बेस पे एक स्कोर निकाल दिया, Z स्कोर। आपने कहा ऑल्टमन ने क्या किया था, एक Z स्कोर निकाल दिया, और उसके अंदर कट ऑफ वगैरह सोचनी शुरू की। उसने अपनी रिसर्च में 66 कंपनीज चूज की थी, और उसने कुछ रेशियोज ली थी, 22 रेशियो। उन 22 रेशियो में उसने 5 रेशियोज को उठाया, 5 वेरिएबल को उठाया। अब मतलब ये यूनिवेरिएट नहीं हो गया, ये क्या हो गया, मल्टीवेरिएट हो गया। और उसने उन कंपनीज के बेसिस पे, आज की कंपनीज के लिए नहीं बात कर रहा मैं, कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं, उन कंपनीज के बेसिस पे ये कोफिशिएंट्स डिसाइड कर दी। ये कोफिशिएंट्स डिसाइड कर दी। यहां तक क्लियर हुआ? किसके बेस पे डिसाइड किए, उन कंपनीज के बेसिस पे। तो ये 5 रेशियोज क्या थी जो उसने पिक की? पहली थी वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, सेकंड थी रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ डेट, एंड लास्ट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब उसने क्या कहा, उसने कुछ ऐसे एक चार्ट बनाया। ये वैसे नॉर्मल कर्व है, स्टैटिस्टिक्स की है। प्रॉब्लम ये है आप लोगों को सबको स्टैटिस्टिक्स आती नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बोल नहीं पा रहा चाहते हुए भी। इसका डेरिवेशन भी मेरे को सिखाना है। अगर सीखना हो वैसे तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे, बस गूगल पे ऐसे ही मार देना ऑल्टमन Z स्कोर, आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कईयों को मैथ्स तो आती नहीं, स्टैटिस्टिक्स तो और भी बहुत खराब है। तो क्योंकि जब मैं सच बताऊं, मैं अगर कभी नॉर्मल वेरिएट टेबल, Z टेबल वगैरह दिखाता था तो वो भी सिखाना पड़ता था, बहुतों को वो भी नहीं आता था। आपने शायद AFM है ना, उसके अंदर पढ़ा भी होगा, सर आपको सिखाएंगे जो भी आपके रेस्पेक्टिव सर होंगे, तो आप ये कहेंगे कि सर वहां पे हाँ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आदित्य जन सर है, वो आपको समझाएंगे कि Z स्कोर कैसे निकालते हैं, बहुत डिटेल में आपको गाइड करेंगे, है ना। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, यहां पे किस तरीके से है, आप कहोगे कि सर इन्होंने सर्वाइविंग कंपनी के हिसाब से बनाया,
और फेलिंग कंपनीज के हिसाब से बनाया। देखो इससे ज्यादा समझना है तो आपको किससे समझना पड़ेगा, आदित्य जैन सर वगैरह से समझना पड़ेगा। दे आर बेस्ट टू गाइड यू, क्योंकि वो आपके कोर्स में है। इसे नॉर्मल कर्व कहते हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका, काई, टी टेस्ट, बहुत सारे थे, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। वो सब एएफएम वाले सर बताएंगे, वो भी जितना उनके रिलेशनशिप में है, काम पढ़ाई से रिलेटेड है। तो आपने कहा कि अच्छा, अब उन्होंने क्या पाया, इन्होंने जब ये बनाया और निकाला, जेड स्कोर जब निकाला इसके हिसाब से, ये वेरिएबल्स किसके बेस पे आए थे, वेरिएबल नहीं, ये कोएफिशिएंट्स किसके बेस पे आए थे, मैं रिपीट कर दूं, ये कोएफिशिएंट उन्हीं कंपनीज के बेस पे आए थे जिन्होंने इनका सैंपल लिया था, जिनका इन्होंने सैंपल लिया था, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि यार 2.67 से ऊपर तो क्लियर कट है कि कंपनी सरवाइव कर जाएगी, 1.81 से नीचे बहुत क्लियर कट दिख रहा था कि कंपनी फेल कर जाएगी। मतलब जितनी भी कंपनीज है, अब देखो ना यहां पे क्यों ऐसे क्यों डिसाइड किया, अगर आप नोटिस करो ध्यान से, यहां पे सर्वाइविंग कंपनी फिनिश हो रही थी 1.81 पे, है ना, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो 2.67 पे सारी फेलिंग कंपनी के डेटा खत्म हो रहे थे, तो ऑलमोस्ट खत्म थे। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा 2.67 या उससे ऊपर में आप बिल्कुल क्लियर हो कि यार ये तो सरवाइव करेगी करेगी। अब सारी कंपनीज कौन सी हैं, सिर्फ सर्वाइवल वाली, बच जाएगी कंपनी, डूबेगी नहीं। जो डेटा बता रहा था उसने देखा कि फेलिंग कंपनीज अब तो सिर्फ फेलिंग वाली रहेंगी ना, ओवरलैप तो कर ही नहीं रही। लेकिन जब बात करते हैं इस मिडल रीजन की, यहां पे कुछ सर्वाइवल के चांस है, कुछ फेलियर के, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सर्वाइविंग कंपनी का डेटा भी ओवरलैप कर रहा है, फेलिंग कंपनी का डेटा भी ओवरलैप कर रहा है इस जेड स्कोर के बीच में। मतलब जेड स्कोर अगर 1.81 से 2.67 तक हो, देन वी आर इन ग्रे एरिया, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट। ये ब्लैक कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, ना ब्लैक ना व्हाइट, वी आर इन व्हाट, ग्रे एरिया। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपकी स्टडी मटेरियल ने आपका ऑल्टमैन जेड स्कोर जब आपको पढ़ाया, तो उसमें आपने क्या किया है, आप यहां पे देखिए, मैंने कुछ कमेंट अपने डाले हैं, ये पॉज करके प्लीज ये कमेंट नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, बुक पे, जो भी है, थोड़ा आसान हो जाएगा मीनिंग समझने में कि वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स क्यों था, ठीक है ना। मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका सिर्फ लगा के सीधा आंसर निकालना है और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का मन होता है डिटेल में समझने की कि क्या सर इसका मीनिंग क्या है, अब मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे रीजनिंग लिख दी है कि यार जैसे रिटेन्ड अपन अर्निंग अपन टोटल एसेट एक्चुअली क्या मेजर करता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी वगैरह मेजर कर रहा होता है। तो आपके सारी चीजों के मैंने मीनिंग लिख दी है, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी पे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आपने कहा कि सर अगर लेस देन 1.81 हो तो आपका कॉर्पोरेट फेलियर का चांस क्लियर कट है एज पर ऑल्टमैन जेड स्कोर। मेरी तरफ से नहीं है, उनके हिसाब से बैंकरप्सी के पूरे पूरे चांस है। अगर आप 2.99 यहां पे देखो, आप कह रहे हो 2.67, लेकिन यहां पे क्या है, मैं इस चीज को यहां पे दिखाना चाहता हूं कि इसने गलत कर रखा है। देखिए, द पास मार्क्स फॉर ऑल्टमैन जेड स्कोर वाज 3, इसने लिखा तो ठीक, लेकिन यहां पे चार्ट बनाते पे गलती कर गया था। मैं बोलते पे समझाने में बोलते पे गड़बड़ कर गया, मेरे को पहले ही बता देना था कि दिस शैल बी 2.99, यहां पे इसने फिगर गलत लिखी है, मेरे से भी गलती हो गई, सॉरी। एनी हाउ, तो आपने कहा यहां पे भी लिखा है ना, देखो एक और जगह लिखा होगा कि 1.8 से पहले पोटेंशियल फेलियर, 1.8 और 3 के बीच में ग्रे एरिया, ये 3 मतलब 2.99, है ना। तो आप कहोगे अच्छा यहां पे क्या हुआ, जैसे ये पढ़ा तो मेरे को एकदम याद आया हो जाता है। तो आपने कहा कि सर क्या है, 2.9 इनके बाद सेफ है और बीच में क्या है,
इन्वेस्टिगेशन की नीड है क्योंकि कंपनी डूब सकती है। ये चीज हमें किसने बताई? ऑल्टमैन ने। ये चीज हमें किसने बताई? ऑल्टमैन ने। नाम क्या पड़ गया? ऑल्टमैन, जी या जेड स्कोर। ये जो फेमस हुई बेसिकली किसके लिए फेमस हुई? पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के। मतलब फर्म कौन सी होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। फर्म कौन सी होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। पब्लिकली हेल्ड मतलब शेयर मार्केट पे होनी चाहिए। फर्म कौन सी होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। अरे सर सर्विस सेक्टर पे नहीं हुआ है, ध्यान से यही बोल रहा हूं। फर्म कौन सी होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी? पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग। शेयर मार्केट मतलब पब्लिकली हेल्ड। सर मतलब बाकियों के लिए और कुछ भी है? मैंने कहा बिल्कुल है दोस्तों, आपके लिए बाकियों के लिए और भी प्रसाद उसने दिया है, चिंता ना करो, आपके पास सब है। अब देखिएगा, अगर आप आए पेज 8.37 पे, ये रहा ऑल्टमैन जेड स्कोर फॉर प्राइवेट फर्म्स, फॉर नॉन मैन्युफैक्चरर्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स। अब उसने क्या किया, इन तीनों के लिए 1983 में उसने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। इन तीनों के लिए उसने 1983 में क्या किया? रिवाइज कर दिया। तो ये जो था आपका किसके लिए था बताओ? ये जो था आपका, ये था आपका किसके लिए? पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ये जो मैंने आपको दिखाया था इसमें एक मिस्टेक थी, मैं गलती से आपको उस समय सही कराना भूल गया था, अब मैंने आपको करा दिया 2.99। ये किसके लिए है? आपने कहा पब्लिकली हेल्ड। अच्छा, अब इसने क्या किया, धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट्स हुए तो 1983 में उसने थोड़ा सा चेंजेस किए। उसने कहा अरे यार अब तो बदलना पड़ेगा। उसने कहा कैसे बदले कैसे बदले? उसने सोचा एक काम करते हैं, देखो दो क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली प्राइवेट फर्म्स और दूसरी नॉन मैन्युफैक्चरर्स। अब देखो कैसे किया उन्होंने। आपने कहा कि सर देखिए प्राइवेट फर्म्स के लिए किस तरीके से किया है, उन्होंने x1 x2 x3 x4 x5 दिख रहा है? दिख रहा है? अब मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे लिखा है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी और यहां क्या लिखा है देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। दिख रहा है? x4। अंतर दिख रहा है दोनों में? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और कहां गया भाई, और ये क्या है? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। मतलब प्राइवेट फर्म के लिए एक छोटा सा चेंज क्या किया है, उसने x4 के अंदर रेशियो बदल दिया। उसने कहा क्योंकि ये पब्लिकली हेल्ड नहीं है तो मार्केट वैल्यू नहीं है, शेयर मार्केट पे है ही नहीं, तो यार मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की? ये प्राइवेट फर्म्स है। तो यहां पे क्या कर दिया उसने, उसको बुक वैल्यू, और उसने कोएफिशिएंट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने कोएफिशिएंट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा अब वही जेड स्कोर देखते हैं। बस अब क्या है, ये 3 से ऊपर तो ठीक है, लेकिन लोअर साइड 1.81 नहीं है, अब क्या है 1.23। तो उसने बदल दिया। पहले क्या थी लोअर साइड, क्या थी 1.81, अब क्या है लोअर साइड 1.23। किसके लिए? प्राइवेट के लिए। तो देखो एक तो आपको इक्वेशन याद करनी है, इक्वेशन यहां पे काम में नहीं आएगी। इक्वेशन बेसिकली आपको जो काम में आएगी वो आईबीएस में काम में आएगी, और आईबीएस में तो ओपन बुक है तो आप देख भी सकते हो, इक्वेशन तो याद भी ना हो तब भी चल जाएगा। लेकिन ये जेड स्कोर की जो क्राइटेरिया है ये आपको याद होनी चाहिए आपके एससीपीएम के लिए। 1.81 यहाँ पे 1.23, ठीक है, बीच में ग्रे एरिया, और मोर देन 2.99 पे सेफ। अब बात आई किसकी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऑपरेटिंग इन डेवलप्ड मार्केट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऑपरेटिंग इन इमर्जिंग मार्केट। एक है डेवलपिंग कंट्री, एक है डेवलप्ड कंट्री, तो दोनों की बात चल रही है, लेकिन क्या है नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की बात चल रही है दोनों में। अब दोनों में उसने क्या किया, एक तो पहली चीज, अब उसने क्या किया ध्यान से देखना, ये जो X5 था सेल्स को हटा दिया, सेल्स वाले उसको उसने हटा दिया।
तो उसने क्या छोड़ा, सिर्फ x1 x2 x3 x4, ठीक है। और उसने फिर से कोएफिशिएंट चेंज कर दिए। अब ये कोएफिशिएंट कैसे चेंज हो रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया, जो उसने डेटा को एनालाइज किया है। मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोएफिशिएंट्स वर derived फ्रॉम ऑल्ट्समैन एनालिसिस ऑफ फर्म्स which had declared bankruptcy compared with the firms in similar industry and of similar size which had survived। उनके बेसिस पे उसने अपना वेटेज डिसाइड किया था, मतलब कोएफिशिएंट डिसाइड किया था, ठीक है। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो आपने कहा कि सर यहां पे भी उसी तरीके से उसने डिसाइड किया, तो इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते चाह के भी। आपने कहा कि ठीक है सर, x1 x2 x3 x4 x5 नहीं लिया, उसने कहा सेल्स को नहीं लेके चल रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हम सेल्स की बात नहीं कर रहे, उसको लेके ही मत चलो। और इसने इसके कोएफिशिएंट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये किसके लिए था, डेवलप्ड कंट्री। अगर वो ही चीज इमर्जिंग मार्केट के लिए हो तो उसने एक कांस्टेंट उसमें ऐड कर दिया 3.25, मतलब सेम इक्वेशन है लेकिन कांस्टेंट क्या ऐड हो गया है, 3.25 का कांस्टेंट ऐड हो गया। ध्यान देना, इमर्जिंग मार्केट में कांस्टेंट ऐड हो गया 3.25, आपका डेवलप्ड मार्केट में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ। तो आपने कहा बाकी सारे x1 x2 x3 x4 वही हैं, मैंने कहा हाँ। अब इसके अंदर क्या हुआ, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट हो चाहे वो कौन सी हो, डेवलप्ड मार्केट, इसके लिए हमने क्या किया, देखो चेंज कर दिया, यहाँ पे 1.1 और 2.6, वहां 2.99 भी हट गया, 3 हट गया, तो यहाँ पे क्या किया 1.1 और 2.6। तो पहले वाले में क्या था, सबसे पहले कौन सी थी, पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, उसमें लेस देन 1.81 डिस्ट्रेस, मोर देन 2.99 सेफ, और मिडल में ग्रे एरिया। फिर आई प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट फर्म्स में हमने क्या किया, हमने x4 में मार्केट वैल्यू की जगह क्या कर दिया, बुक वैल्यू, कोएफिशिएंट्स बदल दिए, मार्केट वैल्यू की जगह क्या कर दिया, बुक वैल्यू, और वहां पे क्या कर दिया, लेस देन 1.23 से कम डिस्ट्रेस, 2.99 से ऊपर सेफ, और मिडल में क्या था, ग्रे एरिया। अब लास्ट की बारी आई, लास्ट क्या चल रहा है, आपने कहा सर लास्ट ये चल रहा है आपका कौन सा, आपने कहा कि सर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, चाहे वो आपकी किसमें हो, आपने कहा चाहे वो हो आपकी क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री या इमर्जिंग कंट्री। तो आपने कहा लेस देन 1.1 डिस्ट्रेस, मोर देन 2.6 सेफ, बीच में क्या कहलाएगा, ग्रे एरिया। क्लियर है, चलो अब बारी आई किसकी, अब आपने कहा कि सर ये तो बड़ा सिंपल है, तो मैंने कहा चलो एक इसके ऊपर हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल हैं, आसान आसान से एग्जाम्पल हैं, जल्दी से आपको सबको रेशियो निकालने आते हैं, मेरे को समझाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, तो एक बार जल्दी से इस एग्जाम्पल को करो, पेज 8.35, जल्दी करो तब तक मैं पानी पी रहा हूं। रेशियो बनाने सबको आते हैं, यहां से चेक कर सकते हो, अगले पेज पे सॉल्यूशन है, जल्दी करके दिखाऊं तेजी से, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप कर लोगे तो देखना ऑल्टमन जी स्कोर, मतलब जेड स्कोर इसका आ रहा है 11.097, मतलब सेफ है, 3 से ऊपर है, काम खत्म, 2.99 से ऊपर है।
देखिए अब अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ अब समझाने वाला रहा ही नहीं। इसके साथ साथ ऑल्टमैन के साथ साथ कुछ लोग और भी थे जो प्रिडिक्ट कर रहे थे, उसको अभी देखते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि कंपनी फेल क्यों होती है। पहला रीजन, इनोवेशन नहीं करती, चेंजेस नहीं करती, बिजनेस एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होता है और उनके कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि यूपीआई आया तो लोग टॉफियां, पहले टॉफी दे देते थे खुले पैसे की जगह, यूपीआई में फिर खुले पैसे का चक्कर ही खत्म हो गया। तो आपने कहा टॉफियों के बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट आया जो कि बियॉन्ड कंट्रोल था। आपने कहा कि सर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन है, जैसे सत्यम मेटास वगैरह में था, सत्यम का उल्टा मेटास आपको मालूम, पावर की टसल है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। आपने कहा स्ट्रेटेजी का फेलियर या स्ट्रेटेजिक डिसीजन में दिक्कत, ये आपके रीजंस हो सकते हैं आपके कॉर्पोरेट फेलियर के। ठीक है, इसीलिए हमें प्रेडिक्ट करना बड़ा जरूरी है। क्वांटिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट हमने ऑल्टमैन जी स्कोर कर लिया। अब बारी आई किसकी, अब बाकी आई बाकी लोगों की। वो लोग भी तो बोल रहे थे, जैसे बीवर का हमने यूनिवेरिएट पहले ही पढ़ लिया ना, बीवर का यूनिवेरिएट। तो अब आपकी बारी आई किसकी, अब बहुत सारे लोग थे, टेफलर, टिशा मॉडल वगैरह, जेडा मॉडल। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूं, वापस आ जाते हैं एसीसीए पे। अब देखो, अब यहां पे आप पढ़ेंगे, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे कि यहां पे अब धीरे धीरे करके ऑल्टमन और टेफलर ने ओरिजिनल मॉडल से थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी, जब उन्होंने टेफलर ने अपनी जैसे 825 कंपनीज को का के अपना एक मॉडल बनाया, जिसमें उसने कहा अच्छा हमारा इस तरीके से चलेगा और वेटेज दी रेशियोज को उसने अपने हिसाब से, तो उसने पाया सिर्फ 115 ही रिस्क पे है। ठीक है, आपने कहा ठीक है, और आने वाले पीरियड में 35% बैंकरप्ट हो गई और 27% रिस्क पे थी। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा इंप्रूवमेंट की नीड है, कन्विंसिंग नहीं है इसके रिजल्ट्स, इसके अंदर इंप्रूवमेंट की नीड है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेटा मॉडल वगैरह इंट्रोड्यूस किया और लास्ट में वो लेके आए क्या, परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर। तो आपने कहा ये जेटा मॉडल वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसके साथ, इनके साथ जेटा मॉडल इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले क्या था, टेफलर टिक्शा वगैरह का। और लास्ट में वो क्या लेके आए, लास्ट में वो लेके आए आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर। अब ये क्या था, ये परसेंटाइल के बेसिस पे था। ये भी काफी कुछ वैसा ही है, ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे आपका चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, मैं आपको पहले समझा दूं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने परसेंटाइल के बेसिस पे कैसे किया, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। एक मिनट रुको, कुछ रह तो नहीं गया, ये देख लो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो x1 क्या है, थोड़ा सा चेंज किया वेरिएबल्स को, 3.2 इन्होंने कांस्टेंट ऐड कर दिया, x2 ये है, x3 है। मतलब आपने कहा, अब वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है करंट एसेट की टर्म्स में किस तरीके से रेशियो आ रहा है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी की टर्म्स में कितने हैं, और करंट लाइबिलिटी टोटल एसेट की टर्म में कितनी है। नो क्रेडिट इंटरवल मतलब सिर्फ जो मेरे लिक्विड एसेट है उनको अगर मैं यूज करूं, कोई लॉन्ग टर्म एसेट को ना बेचूं, कोई बाहर से और कुछ ना करूं, तो मैं कितने दिन टिक सकता हूं, इसके बेसिस पे मैंने एक रेशियो बनाई। आपने कहा अच्छा, अगर ये फिगर हमारी नेगेटिव लाके देती है तो मैं बैंकरप्सी आएगी, अदरवाइज मैं बच जाऊंगा। आपने कहा अच्छा ये इसके बेसिस पे है, हाँ जी। तो आपने कहा कि सर यहां पे हमारा परसेंटाइल चल रहा है। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल में क्या होता है मैं आपको हल्का सा बता दूं कि अगर आप जैसे आपने देखा आपकी परसेंटाइल आई, मान लो यहां पे आपकी परसेंटाइल आई
मैं जैसे आप पेपर देते हो, अगर थोड़ा बहुत मैं कैसे समझाऊं परसेंटाइल, जैसे आपकी मान के चलो 90 परसेंटाइल आई, तो इसका मतलब होता है अगर 100 पीपल रेस में हैं तो आप 90% आगे हैं, 90 लोग आपसे पीछे हैं। अगर 200% रेस में है, 90 परसेंटाइल आए आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है आपके 90% मार्क्स हैं, इसका मतलब ये है जितने भी टोटल मार्क्स आए, हो सकता है आपके 80 मार्क्स आए, वो मार्क्स 90 लोगों से ज्यादा है। वहां पे 90% मतलब यहाँ पे 180 लोग पीछे होंगे और आप आगे होंगे। ये परसेंटाइल का सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये तैयार किया गया था, हमारे को इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन जो है ऑल्टमन जेड स्कोर है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जेड स्कोर उन्होंने कैसे लिया है, ये परसेंटाइल के बेसिस पे लिया है। और अगर ये परसेंटाइल नेगेटिव हो जाए तो आप कहते हैं क्या, आपने कहा कि सर अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नेगेटिव है इसका मतलब तो भैया पूरी तरह कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। जेड स्कोर अभी नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि इसने यहां पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी है जानबूझ के, ठीक है। उसने इस हिसाब से अपना जो भी टी टेस्ट वगैरह लगा के उसने बनाया था और उसके हिसाब से तैयार किया था, ठीक है। अब लास्ट जो था बता दूं, लास्ट जो था कंपनी वॉच ने जो बनाया था एच स्कोर, उस पे आने वाला हूं। देखो एच स्कोर है ये रहा। तो कंपनी वॉच डॉट नेट ने एच स्कोर किस तरीके से बनाया, ये भी परसेंटाइल के बेसिस पे था। अगर आप नोटिस करेंगे ये भी किसके बेसिस पे, परसेंटाइल के। और वैल्यू कैसे है, 0 से 100 के। इसने क्या किया, इसने कहा कि बड़ी सीधी सी बात है, इसने, अब मैं आपको पहले थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा, यहां से यहां तक पढ़ लो फिर समझाता हूं। अब इसमें इसने आगे क्या बोला, ये तो आपने पढ़ लिया मेरे ख्याल से। इसमें इसने आगे क्या बोला, इसने कहा देखो थ्रेशोल्ड कितना है, 25। उसने कहा अगर 25 से कम है हमारा, मतलब सिर्फ 20% कंपनी हमसे पीछे है, 25 मान के चलो 21 है, इसका मतलब 21% कंपनी हमसे पीछे है, मतलब हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं फेल होने के यहाँ पे, ठीक है। तो उसने कहा देखो अगर परसेंटाइल 25 से कम है तो आप रिस्क में हो, आपको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना है ताकि आप सर्वाइविंग कंपनीज की ओर बढ़ सको, ना कि फेलियर कंपनी की ओर। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब मैं ये समझा रहा हूं तो हर मॉडल का अलग एक पीरियड है। जैसे कुछ मॉडल यहां पे 1 साल पहले का बताते हैं, 1 साल पहले का समझाते हैं, 1 साल पहले से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कंपनी फेल हो रही है। ऑल्टमेट जी स्कोर जैसे जेड स्कोर, वो आपको 2 साल पहले से पता ना इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि कंपनी फेल हो रही है ना। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस आप ऑल्टमैन का याद कर लो, क्योंकि हर कंपनी का हर उसका अलग अलग चल रहा है मॉडल, ऐसे परेशान हो जाओगे। बस आपको याद रखना है कि ऑल्टमन ने कहा था कि 2 साल पहले आपको पता चल जाएगा कि कंपनी अब फेल होने वाली है, बाकी को आपको याद करने की जरूरत नहीं, पढ़ोगे ना तो फिर आपको कंफ्यूजन आएगा नहीं। और यहां पे इसके आगे भी बहुत सारी चीजें लिखी है कि यार क्या परसेंटाइल बेसिस के बेस पे क्या सोच रहे हैं, असेट मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, फंडिंग मैनेजमेंट, ये सब भी आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन बस यही था एस स्कोर का कि परसेंटाइल बेसिस पे आपका वार्निंग एरिया क्या होगा, अगर आपका लो परसेंटाइल स्कोर है तो आपने कहा वार्निंग एरिया में चले जाओ। अब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेडल है। अब इनके कुछ अपने आप में आपने कहा शॉर्टकमिंग्स भी होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव में फिगर्स चल रही हैं, फिगर्स को तो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। फिगर्स जो होती हैं वो सिर्फ नियर फ्यूचर के लिए काम करती हैं,
हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस होती हैं। आपने कहा कि सर ये सिर्फ ये बता पाता है, मॉडल जितने भी मॉडल हमने पढ़े वो सिर्फ ये बता पाते हैं कि आपका फेलियर हो सकता है, ये नहीं बता पाते कि इसको बचाएं कैसे। ठीक है, और आप ये कहते हो कि सर क्योंकि आपने यहां पे वेट्स जो कोफिशिएंट है, वेट मतलब कोफिशिएंट जो है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, क्या पता आज की डेट में सिचुएशन बदल चुकी हो, तो वो भी एक रिस्क रहता है। तो यहां पे ये 4-5 शॉर्टकमिंग्स हैं आपके किसकी, क्वांटिटेटिव मॉडल। अब मैं किस पे आ रहा हूं, क्वालिटेटिव मॉडल। तो क्वालिटेटिव मॉडल क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है इसमें अर्जेंटी का। अभी अर्जेंटी का क्या है मैं आपको बताता हूं, इसने बहुत अच्छे से समझाया। आए नीचे क्वालिटेटिव मॉडल, उन्होंने कहा 3 चीजें, डिफेक्ट, मिस्टेक और सिम्टम्स ऑफ फेलियर। अर्जेंटी ने क्या बताया, 1976 में अर्जेंटी बाबू बैठे थे, कहते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव के हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आपने कहा कि सर नॉन अकाउंटिंग या क्वालिटेटिव फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक पागल खाने के आदमी को जो मेंटली सिक है, असाइलम से आया है, मैं कंपनी का ओनर बना दूं तो क्या कंपनी चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, फिगर्स तो अच्छी, लेकिन सर आदमी तो पागल है। साइजली अर्जेंटी ने यही समझाने की कोशिश की कि देखो हर चीज पे ध्यान दो, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर पे ध्यान मत दो। तो उसने एक लिस्ट दे दी और उसने कुछ स्कोर्स बता दी। उसने कहा कि जैसे पहली चीज देखो कि आपकी यहां पे देखो, इसने जैसे यहां पे नीचे आओगे ना, डिफेक्ट, मिस्टेक, सिम्टम ऑफ फेलियर में आपके पास ये पूरा आपको स्टडी मटेरियल में 8.4 पे मिलेगा। पहली टाइप बताई ग्रुप ए डिफेक्ट्स के लिए, ग्रुप बी मिस्टेक्स के लिए और ग्रुप सी सिम्टम के लिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, अब लिस्ट ध्यान से सुनना किस तरीके से, और उसने सब चीज का क्लासिफिकेशन किया कि इसमें इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नंबरिंग स्कोरिंग इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देता हूं। जब वो ग्रुप ए की बात करता है, वो कहता है कि देखो मैनेजमेंट की वीकनेसेस की वजह से, मैनेजमेंट की वीकनेसेस की वजह से कॉर्पोरेट फेलियर होने का बहुत चांस है या नहीं। वो कहता है जैसे अगर वो ऑटोक्रेटिक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, फेलियर टू सेपरेट रोल ऑफ चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव की सिचुएशन होगी। अगर बोर्ड एक्टिव ना होकर पैसिव होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बैलेंस ऑफ स्किल नहीं होगी हर आपकी मैनेजमेंट टीम में, फाइनेंसिंग से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड एसेट्रा। अगर वीक होगा फाइनेंस डायरेक्टर, लैक ऑफ मैनेजमेंट इन डेप्थ होगा, पुअर रेस्पॉन्स टू चेंज होंगे। आपने का मतलब ये क्या है, ये सर नंबर क्यों दिए हैं, स्कोर क्यों दे रखे हैं, ये आगे क्या लिखा हुआ है। उसने कहा ये अगर मान के चलो, ये नोट करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप डील कर रहे हैं उसमें क्या है प्रॉब्लम। आप एक कंसल्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें नोट करो, आप पेज पे लिखो कि आपने क्या प्रॉब्लम पाई। क्या आपने अकाउंटिंग में डेफिशिएंसी पाई, मतलब बजटरी कंट्रोल नहीं बन रहा था, कैश फ्लो नहीं था, कॉस्टिंग सिस्टम नहीं था, तो 3 पॉइंट्स ध्यान रखो। ध्यान रखो क्या ध्यान रखना है, हम हैं डिफेक्ट पे, टोटल कितना आ रहा है डिफेक्ट का, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आ रहा है टोटल 43। उसने कहा 10 से ज्यादा, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा आपका अगर स्कोर हो रहा है डिफेक्ट में, तो इसका मतलब कंपनी फेल हो जाएगी, बहुत रिस्क है। बात भी सही थी, बात भी लॉजिक है यार, है या नहीं। आप खुद बताओ, आपको नहीं लगता जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे, आपका डायरेक्टर वीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, तो उसने हर चीज के लिए स्कोर दे दिया। उसने कहा मैक्सिमम स्कोर कितना होना चाहिए इस लेवल पे, 10 से ज्यादा क्या तुम्हारी कंपनी जाएगी। तो उसने कहा 10 से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, क्लियर बोल दिया अर्जेंटीन। इसके बाद वो आया किसके ऊपर, अब डिफेक्ट के बाद किसकी बारी आई थी, मिस्टेक। मिस्टेक में उसने कहा बिल्कुल इसी तरीके से, जब मिस्टेक पे आए, हाई गियरिंग,
ओवर ट्रेडिंग, इस तरीके से उसने कहा 45 मिस्टेक का है। कितना है मिस्टेक का, देखो यहां पे उसने हर तरीके से बना दिया। उसने मेन बना दिया तीन चीजें, हाई गियरिंग, ओवर ट्रेडिंग, बिग प्रोजेक्ट। इसमें अगर समझ में ना आए तो इसमें से थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है, वैसे पढ़। हाई गियरिंग मतलब आपका डेट इक्विटी गड़बड़ है। ओवर ट्रेडिंग मतलब आपने कहा जितने आपके पास कैपिटल नहीं उससे ज्यादा आप ट्रेड कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कल को संभाल नहीं पाओगे, ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कैपिटल है नहीं उसको सस्टेन करने के लिए। आपने कहा कि सर या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जो खराब हो गया, तो नेचुरल सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूबने की कगार पे है। अब इसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम 15, इसमें कितने हैं, मैक्सिमम 15। पहले वाले में कितने थे, याद करने हैं ये, इग्नोर नहीं करना। आईबीएस के पेपर में ढूंढते रह जाओगे कहां लिखे मैक्सिमम कहां लिखे मिनिमम। मैं सच बोल रहा हूं, याद रख लो ये कि डिफेक्ट की मैक्सिमम लिमिट जो है 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए क्वालिटेटिव में। यहां पे मिस्टेक्स की मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 15। और इसी तरीके से सिम्टम ऑफ ट्रबल आपको क्लियर दिख रहा है, अर्जेंटी का स्कोर पूरा आ रहा है ना। आपने कुछ गेम मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, गेम कर रखा है किसके साथ, अकाउंट्स के साथ, या फिर कोई आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यार कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, स्टाफ टर्नओवर बहुत हाई है, लो मोरल है, तो इनमें से तो कुछ भी मैक्सिमम क्या है इसका, नॉट एक्सेप्टेबल, कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। तो आपने कहा ओ, अगर एक बात सोचो, इन्होंने क्या कहा, फाइनेंशियल साइंस दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी कंपनी डूब रही है, तुमने बदमाशी कर रखी है अकाउंट्स के अंदर, तुम्हारा मान के चलो तुम्हारी जो है कंपनी डूबने की कगार पे है और तुम्हारे स्टाफ छोड़ के जा रहा है, तो ये सब तो होना ही नहीं चाहिए ना, ये तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तो इसका मतलब 10 + 5 15, 10 + 15 कितना हुआ टोटल, 25। मैक्सिमम कितना स्कोर तुम्हारा एक्सेप्टेबल, इसका मतलब आपने कहा 25 ओवरऑल। क्यों, लास्ट वाले में स्कोर कितना है, मैक्सिमम 0, उसमें पॉसिबल ही नहीं है। सी, आपने कहा सिम्टम ऑफ ट्रबल मुझे नहीं चाहिए, अगर गलती से भी भाई खाते गलत हैं तो क्या तुम्हारी कंपनी चलेगी। तो उसने कहा बहुत सीधी सी बात, ये चाहिए ही नहीं। तो आपने कहा कि ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है तो टोटल 25, ठीक है, ग्रुप ए डिफेक्ट के अंदर कितना चल जाएगा, 10, ग्रुप बी मिस्टेक में कितना चल जाएगा, आपने कहा कितना, 15, ग्रुप सी, आपने कहा ग्रुप सी क्या है, सिम्टम ऑफ ट्रबल, सिम्टम ऑफ ट्रबल वो बिल्कुल नहीं चलेगा, सिम्टम्स ऑफ फेलियर बिल्कुल नहीं चलेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि उसमें तो कंपनी जैसे ही दिखा सिस्टम ऑफ सिम्टम्स ऑफ फेलियर, तो कंपनी तो डूबनी है। अब बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे गलत बोल रहा हूं, जल्दी से सॉरी, इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं तेजी से। अब देखिए, पहला विद इन लिमिट चल जाएगा, ओवरऑल स्कोर चल जाएगा, हेल्थी है कंपनी, विद इन लिमिट चल जाएगा, हेल्थी है, विद इन लिमिट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो रिस्की हो गई कंपनी, डूब सकती है। आउटसाइड लिमिट तो ये भी डूब जाएगी, ठीक है, रिस्की। ये आपको अर्जेंटी का ए स्कोर मॉडल है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्टिविटी, जैसे आपने कहा सब्जेक्टिविटी मतलब कोई किसी तरीके से मैनेजमेंट को पुअर मानेगा, कोई किसी तरीके से, तो सब्जेक्टिव हो गया ना। आपने कहा क्वालिटेटिव मॉडल में बहुत ज्यादा डेटा चाहिए एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव मॉडल, जरूरी नहीं वो अवेलेबल हो, ठीक है। अगर प्रॉपर डेटा नहीं है अवेलेबल तो रिजल्ट्स आपके सही नहीं आएंगे। आपने कहा बिना उसके आपको पता चल ही नहीं सकता, ठीक है। लास्ट, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, ये भी किसी तरीके से सॉल्यूशन नहीं बता रहा। और कॉर्पोरेट फेलियर बचाएं कैसे, जैसे ही कुछ दिक्कत दिखे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि सर मैनेजर्स माने कि हां प्रॉब्लम है, ना कि ब्लेम गेम खेलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लेम गेम खेलने में शुरू हो गए, ठीक है।
कंट्रोल्स लेके आए, जैसे ही कुछ दिखे डेविएशन कंट्रोल लाएं कि यार जैसे वेरिएंस एनालिसिस में होता है ना कि जैसे ही स्टैंडर्ड से ज्यादा एक्चुअल हो गया तो कंट्रोल लगेगा, तो आपने कहा बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस लॉस मेकिंग है तो इंटरमीडिएट में एसएम में पढ़ा है ना डाइवर्स, आपने क्या करते थे उसमें, आपने कहा डाइवेस्टमेंट वगैरह करते थे, एग्जैक्टली यहां पे करिए। अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको बंद करो, किसी की तरह मैनेज करो, उसको इंप्रूव करो, खत्म करो, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अपनाओ। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म हो रहा है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पे, जल्दी से देखते हैं।